इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो सबसे पहले देखिए विश्व के अंदर हिंदी की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है वो भारत में नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975। इसके बाद है हिंदी विश्व भर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो 5 भाषाएं हैं उनमें से एक अपनी हिंदी भाषा भी है। अब विश्व के अंदर देखिए यह भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुआना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस तथा दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में बोली जाती है। अब कई देशों में हिंदी बोली जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा। तो इन दोनों में अंतर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। सबसे पहले राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा या आमजन की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त है, आमजन की भाषा है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, वो क्या है? राष्ट्रभाषा है। लेकिन राजभाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त या राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। अगला अंतर है राष्ट्रभाषा शब्द प्रयोगात्मक और व्यवहारिक शब्द है, प्रयोग के आधार पर है और व्यवहार में लेते हैं उसके आधार पर है। लेकिन राजभाषा शब्द क्या है? संवैधानिक शब्द है। ये देखिए राजभाषा संवैधानिक शब्द है। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक मान्यता दी गई। हिंदी को संविधान की दृष्टि से राजभाषा घोषित किया गया। तो अब हमारे समझ में आ गया कि हिंदी है वो अपनी संविधान की दृष्टि से क्या है? राजभाषा है और वैसे अपने देश की क्या है? राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। अगला प्रश्न है अपने देश की राजभाषा हिंदी के साथ अन्य कौन सी राजभाषा है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही अपने देश की राजभाषा है। अब हिंदी की संवैधानिक स्थिति अपने संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो वो देखिए हिंदी की संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है। इनके अंदर हिंदी की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये सबसे पहली व्यवस्था की गई अनुच्छेद 343(1) में। संविधान की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। तो कंपटीशन में या परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है? देवनागरी। अनुच्छेद 343(2) में व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के समय से 15 वर्ष यानी 26 जनवरी 1965 तक सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत होता रहेगा। ये बीच में क्या है? अंग्रेजी के लिए क्या है कि संविधान में बात जोड़ दी गई। तो अंग्रेजी संविधान के हिंदी के साथ क्यों है संवैधानिक भाषा? क्योंकि भारत में पहले उत्तरी राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है और जो दक्षिणी राज्य है वहाँ पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो दक्षिणी के राज्यों ने विरोध किया, वो अंग्रेजी भाषी हैं, विरोध किया तो अंग्रेजी को भी साथ साथ में 15 वर्ष के लिए मान्यता दी गई। अनुच्छेद 343 में संसद को अधिकार है कि वह 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग बनाए रखने की व्यवस्था कर सकती है। ये अंग्रेजी को एक और छूट दे देगी कि 15 वर्ष के बाद यानी 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए कोई व्यवस्था कर सकती है। तो वो व्यवस्था आगे तक चलती रही और अंग्रेजी आज तक भी हिंदी के साथ साथ है वो प्रयोग में दी जाती है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधित आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है कि राजभाषा आयोग गठित कर सकते हैं और संसद की समिति का उल्लेख है वो 344 में है। अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 7 जून 1955 को। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। क्योंकि पहला व्यक्ति कोई काम सबसे पहले शुरुआत करता है, कोई काम संभालता है तो वो बिजी रहता है। तो इसका अर्थ याद रह जाएगा आपके बीजी। बीजी का अर्थ है बाल गंगाधर खैर।
तो ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है। राज्य की राजभाषा कौन सी होगी, इससे संबंधित है वो अनुच्छेद 345 में प्रावधान है। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति, और उसमें अगला अनुच्छेद 346 किसी राज्य और संघ के मध्य पत्राचार की भाषा तय करने से संबंधित है। राज्य और संघ के बीच में जो पत्राचार है वो किस भाषा में होगा, ये तय करता है अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 347 में प्रावधान है कि राज्य विशेष की जनसंख्या के किसी विशेष हिस्से द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष उपबंध, किसी राज्य विशेष में विशेष क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसके लिए विशेष उपबंध किए जाएं। इसके तहत पहले भारत में संविधान में 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थी, 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो कुल संख्या हो गई 22। प्रश्न पूछा जा सकता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22, तो अंत में 4 कौन सी जोड़ेगी, उसको याद करने का सूत्र है बोडोमेस। बो का अर्थ होता है बोडो, डो का अर्थ होता है डोगरी, मे का अर्थ मैथिली, से का अर्थ संथाली, तो बोडो में यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं अंत में जोड़ी गई, तो कुल संख्या हो गई 22। अनुच्छेद 348 और 49 में उच्च और उच्चतम न्यायालयों की भाषा विषय प्रावधान है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी, ये प्रावधान 348 और 349 में है। अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा का उल्लेख है। अभ्यावेदन किस भाषा में होगा शिकायतें दूर करने के लिए, तो 350 में है। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख है। प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है कि मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 350 क में है कि प्राथमिक स्तर पर है वो शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। 350 ख भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। ये 350 ख में है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए राष्ट्रपति विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। और 351 अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो 351 में है। इस तरीके से 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी के लिए प्रावधान है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, बाकी तो सब शोर है। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, बाकी तो सब शोर है। जो न पढ़े, जो न लिखे हिंदी, वो भारतीय तो नहीं कोई और है, भारतीय तो नहीं कोई और है। धन्यवाद।